40 सोल्जर्स, 44 टैंक्स, 48 घंटे और सब तबाह। जीत कर भी हार रहा है इजराइल। हमास ने इस बार कौन सी सटीक चाल चली है आईटीएफ के खिलाफ? क्या हुआ ऐसा जिससे चीख निकल पड़ी इजराइल की? कैसे एक झटके में हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए? क्या दावा कर रहे हैं हमास के अल कासिम ब्रिगेड? दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बनी है मारने वाली और कौन सी बनी है मार खाने वाली? कौन बना है इस बार शिकारी और कौन बना उसका शिकार? नेतन्याहू के पास किसका कॉल आया कि वो चलती मीटिंग में से उठ गए? चलिए चर्चा करते हैं इन सवालों पर। वॉर, वॉर एंड वॉर। दोस्तों, हर जगह हर तरफ अखबारों से लेकर टीवी के हर न्यूज चैनल पर आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है तो वो है वॉर, जो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी हुई है। हर रोज यहाँ एक नई खबर देखने को मिल रही है। कभी इजराइल का पलड़ा भारी होता है तो कभी हमास का। इजराइल लगातार गाजा में अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, वहीं हमास भी इजरायली सेना का डटकर सामना कर रहा है। ये वॉर दोस्तों इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि गाजा के अंदर जान हमास की जाएगी या फिर इजरायली सेना की, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जान तो जाएगी ही, और इसका अंदाजा तो गाजा में दिन पर दिन बढ़ते हाहाकार को देखकर लगाया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल गाजा में अपने टारगेट को फोकस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उस तरह से खबरें आ रही थी कि अब इजराइल हमास का खेल खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन ये क्या, कहानी तो पूरी की पूरी पलट गई। जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने सबको हिला के रख दिया है। ये खबर इजराइल की चीखें निकाल देने वाली है, क्योंकि इस बार हमास के लड़ाकों ने ऐसी चाल चली है कि इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हमास के लड़ाकों ने एक ही झटके में इजरायली टैंक्स के साथ इजरायली सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों, इसका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 40 सोल्जर्स और 44 से ज्यादा टैंक्स का आंकड़ा बताया जा रहा है। एक ही झटके में हमास के लड़ाकों ने अपने सटीक हमले से लगभग 40 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया और इजरायली सेना के लगभग 44 टैंक से ज्यादा टैंक्स के चिथड़े उड़ा दिए। हालांकि ये आंकड़े कोई वेरीफाइड नहीं है। ये आंकड़े अल कासिम ब्रिगेड के द्वारा एक वीडियो को रिलीज करते समय बताए गए हैं। ये उनका आंकड़ा है, और वैसे ये बात भी सच है कि इसका कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी जंग के मैदान में होने वाले नुकसान के आंकड़ों का कोई भी सटीक आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहाँ केवल दो दुश्मन होते हैं, जिनमें से एक मारने वाला होता है और दूसरा मार खाने वाला होता है। और इस बार कमान हमास के लड़ाकों के पास है, यानी मारने वाली पार्टी अल कासिम की है और मार खाने वाली पार्टी आईटीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। फ्रेंड्स, ये जंग भीषण तो थी ही, लेकिन अब ये उससे भी ज्यादा बुरा रूप लेती जा रही है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि इस जंग के लिए आर्टिकल 99 को इन्वॉक कर देने की नौबत आ गई है। जिसे आर्टिकल 99 के बारे में जानकारी नहीं है, उसे हम बता दें कि जनरल सेक्रेटरी को इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी के लिए पोटेंशियल थ्रेट्स के मामले में सिक्योरिटी काउंसिल को मामले के बारे में ध्यान देने के लिए राइट्स देता है। आपको बता दें, ये वही आर्टिकल 99 है जिसका यूज 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के लिए किया गया था। इसके बाद इतने सालों से आज तक किसी भी जनरल सेक्रेटरी ने इस आर्टिकल को इन्वॉक करने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन इन दोनों देशों में इस भयानक वॉर को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 को इन्वॉक कर दिया। और इसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं, जो है गाजा के अंदर लगातार मर रहे वहां के सिविलियंस। वैसे दोस्तों, गौर फरमाया जाए तो यहाँ जो इस लड़ाई का क्रिएटर है वो है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही तो है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने ही भारत के कश्मीर मुद्दे को बनाया, हमारे भारत का पार्टीशन कराया, और इसी ने ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये मुद्दा खड़ा किया। इसने फिलिस्तीन के अंदर इजरायलियों को जगह दी और उसके बाद इजरायलियों ने फिलिस्तीन को ही दबाना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए सारे देशों ने वोट दिए, लेकिन केवल दो देशों को छोड़कर। एक वो है जो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा वो देश जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है। जी हाँ, अमेरिका ने इस युद्ध विराम को होने से रोक दिया, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। उन्हीं की वजह से आर्टिकल 99 जो लागू होना चाहिए था वो होने से रोक दिया गया। खैर, आइए हम वापस युद्ध की तरफ आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के टैंक्स के चिथड़े उड़ा दिए। आपको बता दें, यहाँ उन्होंने इस तरह के एडवांस मिसाइल का यूज किया था, जिससे उनका निशाना यहाँ वहां नहीं बल्कि सीधे सटीक इजरायली फौज के लड़ाकों पर लगा था। तो चलिए जानते हैं कैसे हमास ने अपने इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक तरफ है दोस्तों इजराइल देश, जिसके पास F-16 जैसे खतरनाक अमेरिकी लड़ाकू बॉम्बर विमान है, जिसका यूज करके वो गाजा में ऐसे हमले करता है कि गाजा की जमीन को जहन्नुम में तब्दील कर देता है। इजराइल जब भी हमले करता है तो उसके दावे होते हैं कि वह हमास के कमांड सेंटर को अल कासिम ब्रिगेड को तबाह कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है कि जब भी वो हमले करता है तो उन कमांड सेंटरों के साथ साथ कई गाजा के सिविलियंस के घर बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। और ये बात तो किसी भी तरह से छिपाई नहीं जा सकती है कि किस तरह गाजा में इजराइल ने कोहराम मचाया हुआ है, वो भी अपने हवाई हमलों से।
गाजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मिट्टी और मलबे में तब्दील हो चुकी है। यही नहीं, कई दावों के अनुसार नॉर्दर्न गाजा में लगभग 60% से ज्यादा बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया गया है, और ये कोई बुलडोजर का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि आसमानी हमलों से किया गया। तो एक तरफ ये इजराइल है जो जब हमले करता है तो टारगेट हमास के कमांड सेंटर होते हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ के सिविलियंस मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो अल-कासिम ब्रिगेड ने जारी की है दोस्तों, उसे देखकर तो आप वाकई में दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बात सुन के आप समझ जाएंगे। असल में यहाँ एक छोटे से ड्रोन से उन्होंने एक प्रिसीशन स्ट्राइक की है। उन्होंने टैंक को डायरेक्ट टारगेट किया है। उनका निशाना इतना सटीक था कि वो कहीं आजू बाजू नहीं लगा बल्कि सीधा टैंक पे लगा, और ये निशाना लगते ही टैंक के चिथड़े उड़ गए। यानी कि आप समझ सकते हैं हमास के लड़ाके जब हमला करते हैं तब उनका निशाना इतना जबरदस्त होता है कि सिर्फ इजरायली फौजी ही मारे जाते हैं और कोई नहीं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे हम बात करें उस हथियार की जिसका इस्तेमाल करके हमास ने एक ही झटके में लगभग 44 टैंकों के साथ 40 इजरायली फौजियों को हवा में उड़ा दिया था। तो हम आपको बता दें हमास यूज कर रहे हैं एंटी पर्सनल डिवाइस एबी की बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कंक्रीट की दीवारों के चिथड़े उड़ा सकता है। तो सोचिए क्या हाल होगा उन फौजियों का। ये नहीं दोस्तों, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसे कंधों पर रखकर हमास के लड़ाके फायर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हाईली एडवांस मिलिट्री इजराइल की आर्मी के ऊपर जीरो डिस्टेंस में, जी हां, बहुत ही कम दूरी से फायर कर रहे हैं। दोस्तों हमले का वो मंजर तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली सेना को कुछ मालूम ही नहीं था कि कब, कहां और किधर से फायरिंग हो रही है। हमास के लड़ाके इतने निडर हो चुके हैं कि कभी तो वो किसी खंडर हो चुकी बिल्डिंग के पीछे से कंधे पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड रखकर निकल आते हैं, तो कभी किसी अंडरग्राउंड टनल से और कभी किसी मलबे से निकल पड़ते हैं। दोस्तों इन सब के बारे में जानकर आप समझ ही सकते हैं कि कौन कितना मजबूत है और कौन जीत कर भी हारा हुआ सा नजर आ रहा है। इजरायली फौजी अपनी सरकार के ऑर्डर पर आगे तो बढ़ चुके हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अर्बन वॉरफेयर होता है, ये कुछ ऐसा होता है जिसने अपने दुश्मनों को सबसे पहले देख लिया वही बनेगा शिकारी, और जो पहले दिख गया वो बनेगा शिकार। अब वहाँ देखा जाए तो हमास के लड़ाके अंदर नहीं घुस रहे बल्कि इजराइल के फौजी गाजा के अंदर घुस रहे हैं, और इसका फायदा उठाकर हमास के लड़ाके घात लगा के बैठे हुए हैं, कोई किसी मलबे के नीचे तो कोई सुनसान बिल्डिंग के अंदर। और इस तरह से जब भी इजरायली फौजी गाजा के इलाकों में घुसते हैं तो सबसे पहले हमास के लड़ाकों की ही नजर उन पर पड़ती है। यानी इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कौन सबसे ज्यादा शिकार बनेगा और कौन शिकारी। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, इजरायली सेना आगे बढ़ेगी या फिर नहीं? अब तो वही होगा जो पहले से होता आ रहा है, यानी इजराइल का हवाई हमला गाजा की जमीन को तबाह करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नेतन्याहू का भरोसा अमेरिका से टूट गया है और उन्होंने पुतिन से बातचीत की है। असल में नेतन्याहू अपने चीफ स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है और नेतन्याहू मीटिंग से उठकर चले जाते हैं। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का था, जिससे 50 मिनट तक नेतन्याहू की लंबी बातचीत हुई। खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के पीएम ने हमास के खिलाफ इजराइल वॉर और हालातों को लेकर पुतिन से डिटेल में बात की है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा इस वॉर का अगला पड़ाव? कमेंट कीजिए अपनी राय। संग में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।